मेरे फादर जो हैं वो ग्रैंड मास्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास ब्लैक बेल्ट 10th डान है। जैसे मैं 1.5 की थी, मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट कर लिया था। उसके अलावा जो है स्कूल में बाकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, थ्रो बॉल, वॉली। मार्शल आर्ट्स इज़ लाइक एन अम्ब्रेला और उसके डिफरेंट जो हैं, मतलब उसके अंदर कैटेगरीज जो हैं, डिफरेंट स्टाइल्स लाई करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि किक बॉक्सिंग और मुay थाई जो है वो थाईलैंड से, मतलब एक गेम जो है मुझे इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ से सीखने को मिला। हमारी एक टैलेंट होता है, एक स्किल्स होती हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। हम वुमेन को जो है वो एक वीक का लेबल दे देते हैं। हमारे पास इतनी फीमेल्स जो हैं वो आई हैं जो नकाब में थी, हिजाब में थी, और उन्होंने पूरा स्पोर्ट जो है वो मतलब किया है। टूर्नामेंट्स में भी गई हैं, ब्लैक बेल्ट ली है। 8 साल की उम्र में अगर मुझे ब्लैक बेल्ट मिली है तो उससे पहले एक पूरी जर्नी थी और उसके बाद भी एक पूरी जर्नी है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी का ये आता है कि ये स्पोर्ट्स सीखने के बाद जो है फीमेल्स जो हैं उनके अंदर एक मैस्कुलिनिटी आ जाती है। कराटे का मतलब ही होता है खाली हाथ लड़ना। कोई ना कोई ऐसे आदमी होते हैं जो आपको मतलब ऐसा हाथ लगा के चले जाते हैं, और काफ़ी ख़वातीन जो है वो मतलब डर जाती हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती उस चीज़ को। मेरे हिसाब से आप चीखने चिल्लाने और अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लगा दो। एक अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है फिर। आई फील कि आपके पास ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जो अफोर्डेबल भी हों, जिनके अच्छी इक्विपमेंट भी हो, अच्छे ट्रेनर्स भी हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इनका शुमार पाकिस्तान के यंगेस्ट ताइक्वांडो मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट में होता है। बहुत छोटी उम्र के अंदर इन्होंने ब्लैक बेल्ट और बहुत सारी और चीज़ें हासिल कर ली थी, और इनसे बात करने का मकसद ये है कि ये जिस स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, उस स्पोर्ट में और लोग जो आना चाहते हैं, जिनके लिए बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स हटें और वो लोग भी आगे स्पोर्ट की तरफ आएँ। तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं, इनका नाम है महम ताई, और ये बेटी हैं ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की। तो बगैर किसी देर किए चलते हैं और बात करते हैं महम से। अस्सलाम वालेकुम महम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो महम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका कि टाइम निकाला आपने। लाइक आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आपका जो रूटीन है वो किस तरीके का है, और उसके बाद फिर हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, तो महम, हम स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। और वैसे हमारा एक जो जिस लेवल पे हमारी पॉडकास्ट चल रही होती है, जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे होते हैं पाथ को, वो हम ज़्यादातर गेस्ट से इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अर्ली लाइफ के बारे में अपनी बताएं, स्कूलिंग एंड देन हायर स्टडीज़। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो मामा पारसी से की है, एंड मेरी अर्ली लाइफ जो है आप कह सकते हैं कि एक जैसे आर्मी वालों की एक ट्रेनिंग चलती है ना, वैसे चली है हमारे घर में। तो अर्ली लाइफ में भी मैंने अपनी काफ़ी कम एज से जो है, जैसे मैं 1.5 की थी, मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट कर लिया था। उसके अलावा जो है स्कूल में बाकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, थ्रो बॉल, वॉली। और फिर मेरी मदर जो थी, उन्होंने एक रूटीन बनाई हुई थी हमारी कि 3 डेज़ जो हैं वो हम लोग रोलर स्केटिंग और जिमनास्टिक्स के लिए जाएंगे, और 3 डेज़ हमारा मार्शल आर्ट्स के लिए होता था। संडेज़ को हम लोग स्विमिंग के लिए जाते थे। तो एक स्पोर्ट एक्टिविटी बेस्ड जो है हमारी एक चाइल्डहुड जो है वो इसी में ही गुजरा है। तो इसी वजह से मतलब मैं काफ़ी स्पोर्टी हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ स्पोर्ट्स को लेके। तो और इसके अलावा जब फिर स्कूलिंग के बाद फिर आप हायर स्टडीज़ आपकी क्या रही? फिर मैंने अपना A-levels जो है वो निक्सर कॉलेज से किया, और उसके बाद जो है मैंने ज़ैबिस ज्वाइन किया फॉर माय बैचलर्स, और वो मैंने मीडिया साइंसेस में किया। माय मेजर्स वाज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। और फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास लिए, न्यूट्रिशन, फिटनेस, बिकॉज मैं उस फील्ड में इंटरेस्टेड थी, तो उसकी तरफ मेरा रुझान जो है वो ज़्यादा होता गया। अच्छा महम, अपार्ट फ्रॉम मार्शल आर्ट्स, मतलब आपकी आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, लाइक अभी भी आप पढ़ रही हैं? हाँ, मास्टर्स। ओके, सो लाइक इस टाइम पे जब आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, तो लाइक अपार्ट फ्रॉम मार्शल आर्ट्स आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो कब शुरू हुआ, और क्या प्रोफेशनल करियर? मैं O-levels में थी, और
मुझे राइटिंग का बहुत शौक था एक्चुअली। मैं स्कूल लाइफ से, मेरा एक जर्नल था और मैं उसके अंदर हमेशा जो है अपनी डेली की एक रूटीन जैसे आप लिखते हैं एक डायरी में, वैसे तो मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। जब मैं ओ लेवल्स में आई उस वक्त मैं फ्रीलांस राइटिंग करती थी। फिर उसकी वजह से ए लेवल्स में पहुंचने के बाद जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने डॉन के साथ जो है उनकी आर्टिकल राइटिंग एज अ फ्रीलांस वर्क किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई, यूनिवर्सिटी में मुझे और चांसेस मिले। मैंने डिफरेंट मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखे, हिप इन पाकिस्तान हो गया और डॉन हो गया और दूसरे मैगजीन आर्टिकल्स हो गए। तो मेरी राइटिंग स्किल्स जो है वो वहाँ से मतलब डेवलप होती गई, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ और गया। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई मुझे पता चला कि भाई कंटेंट राइटिंग जो है वो अपने आप एक पूरा करियर है, इट्स अ प्रोफेशन। तो मेरे लिए तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने उसके अंदर जो है वो एक्सेल किया। फिर उसके अंदर मार्केटिंग, सोशल मीडिया के बारे में पता चला, मार्केटिंग कैसे होती है, कंटेंट आप सोशल मीडिया के लिए कैसे लिखते हो, मैगजीन के लिए कैसे लिखते हो, कॉपी राइटिंग क्या होती है एडवर्टाइजमेंट की। तो इस तरफ जो है वो मतलब मेरा करियर जो वो इस तरफ जाता है। तो अभी भी कुछ लिख रही हैं माम या लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है? नहीं, लिखती हूँ मैं अभी भी, और मैगजीन्स के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लिख रही होती हूँ। वो एक फ्रीलांस चीज़ है। जो राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि शायद मैं कभी नहीं छोड़ सकती। एक वो मेरे लिए बहुत एक थेरेपी की जैसी है। अपने लिए पर्सनल भी मैं मतलब आई डू राइट फॉर माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि आई स्टार्टेड ऑफ विद अ नॉवल और वो एक प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगी आई इंटेंड ऑन लाइक पब्लिशिंग इट, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो वी कैन से दैट दैट इज द अदर साइड ऑफ माहम ताई। दैट इज अनदर साइड ऑफ माहम ताई, तो जो बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, लेकिन ये कि बहुत अच्छी चीज़ है और रियली के मतलब इस तरीके से सोचने वाले और इस तरीके से लिखने वाले लोग आपके पास, बिल्कुल आपके पास इवेंट्स भी बड़े सारे हैं। आपकी अपनी एक जो लाइफ जर्नी है वो इटसेल्फ एक किताब है, जिसको आप अगर कभी आगे चल के सोचे तो लिख सकती हैं। तो मैम फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और क्या करते हैं सारे लोग अपार्ट फ्रॉम योर फादर, बिकॉज आपके फादर इज अ सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। तो उनके अलावा आपके घर के जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं और कितने के फैमिली मेंबर्स हैं? मेरी मदर है और हम 4 भाई बहन हैं। मेरा एक बड़ा भाई है और मुझसे 2 छोटे भाई बहन हैं। वो लोग स्कूलिंग में हैं और पर मार्शल आर्ट्स जो हैं हम सब करते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से किया, फिर मेरा भाई था बड़ा। अमेजिंग चीज़ ये है कि हमारी मदर ने जो है वो हमारे बाद ज्वाइन किया, तो हम यूजुअली उनको ये कहते हैं कि आप जूनियर हैं हमसे। अच्छा, तो वैसे मार्शल आर्ट्स में वो भी हैं और जो हमारे जिम्स, हमारे कराटे सेंटर्स जो हैं वो उनको रन करती हैं साथ। तो शी इज़ लाइक अ बिजनेस वूमन उसमें। एंड माई एल्डर ब्रदर ही इज़ डन ACCA, तो वो उसमें है, ही इज़ मोर इनटू अकाउंटिंग एंड ऑडिट। एंड मेरा मैंने आपको बता दिया, छोटे बहन भाई जो वो बड़े होंगे तो पता चलेगा कि वो क्या बनते हैं। तो फैमिली में आपके जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे लोग भी आप ही की तरह स्पोर्टी हैं या ये अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड? नहीं, मेरे घर में तकरीबन मेरी छोटी बहन को छोड़ के, बट वो भी मार्शल आर्ट्स में फिर भी है, बट उसको छोड़ के हम 3 जो हैं वो मतलब काफ़ी स्पोर्टी हैं। मैं और मेरा बड़ा भाई जो है स्पेशली, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स की तरफ ही हैं सारे। मार्शल आर्ट्स, मेरा बड़ा भाई जो है वो क्रिकेट की तरफ भी था, तो क्रिकेट और फुटबॉल भी उसने काफ़ी टाइम तक खेला है। मैंने भी बाकी स्पोर्ट्स जैसे थ्रो बॉल हो गया, ये एक नेशनल लेवल तक, स्विमिंग, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो मार्शल आर्ट्स के अलावा भी मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्सप्लोर किए। अच्छा, मार्शल आर्ट्स के बारे में ये बताएं कि मार्शल आर्ट्स जो हैं एक हम एक ब्रॉडर पिक्चर है मार्शल आर्ट जिसको हम मार्शल आर्ट बोलते हैं, और उसके अंदर ये सारे किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और ये सारी चीज़ें आती हैं, या फिर ये सब अलग अलग एरियाज हैं? नहीं, मार्शल आर्ट्स इज़ लाइक एन अम्ब्रेला, और उसके डिफरेंट जो हैं मतलब उसके अंदर कैटेगरीज जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स लाए करते हैं, जिसमें कंग फू, बांडो, टाइक्वांडो, वूशो, मुआय थाई, फिर डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो उसके अंडर इस टर्म के अंदर आते हैं। अच्छा, तो आप स्पेसिफिकली कोई एक स्टाइल फॉलो कर रही हैं या मतलब या कोई भी बंदा एक स्टाइल फॉलो करता है और बाकियों को छोड़ देता है, या सारे फॉलो कर सकते हैं? आप वैसे स्पेशलाइज जो होते हो वो एक स्टाइल में होते हो, फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, और आप लर्न करते हैं बाकी स्टाइल्स। जैसे हमारे मेरी स्पेशलाइज जो है मतलब स्पेशलाइजेशन जिसमें है वो बांडो और MMA में है।
ओके। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड बांडो जो है वो मेरी फोर्टे है। बट जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो जब आप इस जर्नी में एंटर होते हो, जब आप टूर्नामेंट्स के लिए जाते हो, तो आप जैसे थाईलैंड का जो है उनका गेम जो है वो मुay थाई है, वो लोग मुay थाई खेलते हैं, उनका स्टाइल ये है। ओके। और अगर आप चाइना चले जाएंगे तो वहाँ पे शाओलिन आ जाता है, वहाँ पे निंजा आ जाता है, वहाँ पे कंग फू आ जाता है, जापान का अलग होता है, इस तरीके से उनके अपने तो स्टाइल्स हैं। मतलब ये अलग अलग एशियन कंट्रीज जो हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब ये जो जैसे चाइना का आपने बताया, आपने थाईलैंड का बताया, तो इनके ये कंट्री स्पेसिफिक भी स्टाइल्स हो सकते हैं, जी राइट? एग्जैक्टली। सही। तो मैम कितने साल की एज से आपने शुरू किया था ये सारी चीज़ें करना? मैं 1.5 की थी जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, और 8 साल की उम्र में मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गई। 1.5 की एज में तो बच्चा सही तरीके से भाग भी नहीं रहा होता यार, कैसे नहीं, स्टार्ट? उससे पहले मैंने भागना, दौड़ना, चलना सब शुरू कर दिया था। अच्छा। मेरा बड़ा भाई जो था वो एक्चुअली उसने पहले ज्वाइन किया था, तो अच्छा। मेरी मॉम जो है, मतलब हम लोग ऐसे जाते थे, मैं पहले बैठी भी होती थी बाहर, तो उसको देख देख के बाहर खड़े होके ही मैंने करना स्टार्ट किया। तो मेरी मॉम ने बोला कि तुम भी मतलब अंदर जाओ, एडमिशन लो। फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर आप उसको सीरियस लेना तो शुरू हो आपके जाते हैं। फादर की तरफ से इंकरेजमेंट थी आपको इनिशियली? हाँ, फादर की तरफ से तो हमेशा थी। मेरी मॉम भी बहुत इंथुजियास्टिक हैं मार्शल आर्ट्स को लेके, स्पेशली कराटे को लेके, और वो हमेशा यही कहती हैं कि ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने हमेशा एक इक्वालिटी रखी है इस चीज़ में। जो स्पोर्ट्स अगर उन्होंने मेरे भाई को या एक्टिविटी करवाई है, वो मुझे भी मतलब इक्वली उतने ही उस लेवल पे ही करवाई है। तो एट द एज ऑफ 8 आपको जो है वो ब्लैक बेल्ट मिला, तो क्या ब्लैक बेल्ट जो है वो इसमें मार्शल आर्ट्स के अंदर एक लाइक लास्ट लेवल होता है या इससे भी ऊपर कुछ लेवल्स होते हैं? ब्लैक बेल्ट के बाद जो है 10 और लेवल्स होते हैं। जैसे 10 मेरे levels? हाँ, अच्छा। जैसे मेरे फादर जो हैं वो ग्रैंड मास्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास ब्लैक बेल्ट 10th डान है। Okay. तो ब्लैक बेल्ट के बाद जो है डांस शुरू हो जाते हैं, वो ब्लैक बेल्ट के आफ्टर लेवल्स होते हैं। Okay. तो वो 10th तक होते हैं, 10th लास्ट होता है, जो मतलब फिर लास्ट लेवल होता है वो। तो आपने जो है वो ब्लैक बेल्ट के बाद चीज़ों को रोक दिया, या फिर अभी भी आपकी कोशिश है कि आप वो लेवल अचीव कर सकें जो ग्रैंड मास्टर तक ले जाए आपको? मैं ब्लैक बेल्ट 5th डान पर हूँ अभी तक, तो मेरी जर्नी चल रही है। ओके। और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली मतलब 10th डान तक मैं पहुंच जाऊंगी, तो एक ग्रैंड मास्टर वाला वाइब आ जाएगी। अच्छा, सही है। तो हमें ये बताएं कि एक स्टार किड होने की वजह से, लाइक मतलब जब आपने ये चीज़ें शुरू की होंगी, आपको लोग सारे आपके फादर के रेफरेंस से जानते होंगे, तो एक स्टार किड होने की वजह से क्या आपने कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की या आपके लिए चीज़ें आसान हुई? डिफ़िकल्टीज़ ऑब्वियसली होती हैं, बिकॉज आपके लिए ना एक बार सेट कर दिया जाता है, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और शायद अगर आप उन एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंचना तो आपको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलता है। तो वो एक जैसे एक नॉर्मल इंसान आता है, वो स्टार किड ना हो और वो ऐसे ही सीख रहा हो, तो उनके लिए कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करी जाती। वो एक अपनी कंफर्ट जोन में जो है वो सीखते हैं फ्रीली, और उनकी ट्रेनिंग जो है वो मतलब ईजियर फॉर्म में हो रही थी। हमारी ट्रेनिंग जो है वो इतनी अलग उससे हुई है कि वो एक डिफ़िकल्ट जर्नी बन जाती है। फिर उसके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्रिटिसिज्म होती है, लोगों की नज़रें होती हैं, बातें होती हैं। तो वो एक अलग आप कहते हैं आप एक अलग बबल में रहते हैं, तो ऐसा। और फिर आपको प्रूव भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। बीइंग अ स्टार किड यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि नहीं, मैं उसी लेवल का हूँ कि जिस लेवल पे दूसरे लोग compete कर रहे हैं या दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्पेशली मतलब जैसे मुझे कहा जाता है कि मेरे फादर का एक बहुत ज़्यादा नाम है, वो मार्शल आर्ट्स को जो है उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। तो उस लेगेसी को जो है मतलब मैं कैसे लेकर चलूँगी, या मतलब उस लेगेसी के उसको मैं मतलब मैं उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को कैरी किस तरीके से करूँगी, या मतलब अगर मैं उसके ऊपर प्रॉपर्ली फॉल कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, एम आई टेकिंग द राइट डिसीजंस, एम आई टेकिंग द राइट स्टेप्स। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं। तो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है इस वजह से? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस इनसे क्या बात करें, ये तो वैसे ही अशरफ ताई की बेटी हैं। हाँ। इनको तो पता ही होंगी ये चीज़ें। हाँ, एक ये होता है, और दूसरा ये कि आप क्रिटिसिज्म इस पे भी करते हैं कि भाई ये उस लेवल तक है नहीं है, तो वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ, अपने करियर में, इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान?
इन पाकिस्तान अलॉट, और सिंध नेशनल लेवल्स तक, इंटरनेशनल भी फिर ऑब्वियसली बात है आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप चाहते हो कि आप इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट करो, तो इंटरनेशनल भी किया है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि किक बॉक्सिंग और मुay थाई जो है वो थाईलैंड से मतलब एक गेम जो है मुझे इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ से सीखने को मिला। अच्छा, तो लाइक इनमें से कौन कौन से कंपटीशन ऐसे हैं जो इंटरनेशनली जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया और कुछ जीता भी? मैंने मुay थाई का जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था, उनका इंटरनेशनल मुay थाई टूर्नामेंट होता है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमारी टीम गई थी, वी वर 5 गर्ल्स और दे वर 4 बॉयज़ जो सिलेक्टेड थे, और हम लोग गए थे और हमारी टीम ने ओवरऑल जो है वो 2nd पोजीशन ली थी। और इंडिविजुअली मुझे 3 मेडल्स मिले थे। उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, एक काता की होती है, एक आपकी फ़ाइट की टेक्निक्स होती हैं, और एक होता है जूडो फॉर्म। उसके अंदर जो है मतलब आपको डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो मुझे 2 गोल्ड मिले थे और 1 सिल्वर मिला था। ओके, तो MMA फाइटिंग की तरफ भी आपका कोई रुझान है कि जाना उस तरफ? बिकॉज उसको आई थिंक कि ये मार्शल आर्ट्स की जो कैटेगरी में अगर आप MMA फाइट को इंक्लूड करती हैं तो वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाली चीज़ वही है। तो आपका कोई इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लान है कि आपने आगे भी पार्टिसिपेट इस तरह कोई MMA फाइटिंग में भी करना है? मुझे MMA का एक्चुअली बहुत शौक है, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे मतलब MMA के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, मैं यूजुअली टीवी पे भी देख रही होती हूँ, तो मुझे मैं बहुत इनकरेज होती हूँ, मैं बहुत इंथुजियास्टिक फील करती हूँ। तो मेरा बिल्कुल इरादा है कि मतलब मैं आगे पार्टिसिपेट करूँ और रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तान को। तो इस पार्टिसिपेशन, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अभी क्या कर रही हैं? लाइक प्रैक्टिस आपकी कोई उस तरीके से हो रही है, या कोई इस तरीके की अथॉरिटी है जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है जिसके थ्रू आप उन फाइट्स को जाके चैलेंज कर सकें वहाँ पे? अथॉरिटी तो मैं एज सच नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में, क्योंकि इस स्पोर्ट को इतना लाइमलाइट में नहीं लाया जाता। ये आपकी अपने इंडिविजुअल बेसिस पे होता है कि आप कितना वो कर रहे हो। हाँ, आप खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपकी टीम्स होती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जो मतलब आपको एक स्टेप फॉरवर्ड देते हैं, बट बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे अपने आप को स्पॉन्सर करना, ये वाली सारी चीज़ें ये आप खुद करते हो। ये कोई आपको इस चीज़ में कोई फ़ंड नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे। बट ट्रेनिंग, हाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और किक बॉक्सिंग भी मैंने ज्वाइन की हुई है, तो किक बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग तो बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, तो बीइंग अ मार्शल आर्ट प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है कि एक इंसान में क्या चेंज आना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल मार्शल आर्ट्स? आई फील कि इंसान को जो है वो बहुत कंपोज्ड हो जाना चाहिए। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो, और बहुत काम हो जाते हो। मैंने अपनी पर्सनालिटी में ये बहुत बड़ा चेंज देखा है। यूजुअली जब मैं बाकी लोगों को देखती हूँ तो उनकी पर्सनालिटी में एक एलिमेंट होता है जिसमें एग्रेसिवनेस होती है, एंगर इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है। मुझे नहीं याद पड़ता, मतलब ऑब्वियस बात है सबकी लाइफ में डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी ये वर्ड यूज़ किया हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मुझे कोई एंग्जाइटी है, या ऐसा होता है कि आप कभी कभी जो है मतलब अपना गुस्सा जो है उसको सही पाथ के थ्रू जो है मतलब आप उसको नहीं निकाल पाते हो उन फीलिंग्स को। बट मार्शल आर्ट्स के थ्रू जो मैंने देखा है कि मैं काफ़ी काम हो गई हूँ एज अ पर्सन। मतलब मुझे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता। पहले आता था, लेकिन अब मैं पहले की क्या बात करूँ, आप तो 1.5 साल से ये कर रही हूँ, तो मैं खुद भी नहीं कह सकती पहले आता था। सही है। बट मतलब मुझे नहीं आता, मतलब इतनी जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता। हाँ ये है जब आता है तो वो बहुत बुरा होता है, बट वैसे मुझे मतलब जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता। पेशेंस बहुत आ गया है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, कॉन्फिडेंस बहुत आता है आपके अंदर, और आप एक बहुत कंपोज्ड इंसान हो जाते हो बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस और फिट रहना ही मार्शल आर्ट सीखने की वजह नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपकी एक पर्सनालिटी बिल्ड होती है इससे। स्पोर्ट्स आप कभी भी करते हो ना, और आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलोगे तो आपको हमेशा उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत क्लिक करेगी, इस वजह से क्योंकि वो एक स्पोर्ट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी उस स्पोर्ट्स के थ्रू बिल्ड होती है। वो स्पोर्ट जो है वो मतलब उनको
एक रिप्रेजेंटेशन देता है उनकी लाइफ में, एक पर्पस की तरह वो बन जाता है। तो इस तरीके से होता है कि आपकी पर्सनालिटी उस पर बेस होना शुरू हो जाती है कि आप उस स्पोर्ट की तरह जो है वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वैसे बनते जा रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ फिट रहने के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए आपको सीखना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल सेल्फ के लिए सीखना चाहिए। सही। तो व्हाट डू यू थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मार्शल आर्ट कितना हेल्पफुल होता है? मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट्स जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या एटलीस्ट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सेकेंडली आपको ये समझ आता है कि यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, रेज योर वॉइस, मतलब आपको दब के नहीं रहना है, आपको अपनी आवाज़ उठानी है इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग, या किसी और के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है तो तब भी आपको मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। तो आई फील कि मार्शल आर्ट्स और जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हैं वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें विमेन स्पेशली फील कि आप एज एन इंडिविजुअल जो है वो एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो, एक पावर में आ रहे हो, और आपको इस तरीके से लगता है कि जैसे इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर विद इन योर सेल्फ, कि आप अपनी एक पर्सनालिटी बिल्ड करते हो जो यूजुअली अगर हम हमारी सोसाइटी में ये है कि हम औरतों को जो है इतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करते, मतलब स्ट्रॉन्ग एज ए नॉट फिजिकली तो ये एक साइंस के थ्रू ऑब्वियसली बात है, ये एक चीज़ है, और कुदरत की तरफ से भी है कि हम आदमियों से हमेशा फिजिकली नाजुक है ना, हाँ है, ये एक एक्सेप्टेड चीज़ है। बट स्ट्रेंथ एज इन आप जैसे हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं आदमियों से, तो वो उन स्ट्रेंथ को जो है और बाकी चीज़ें जो हमारी एक टैलेंट होता है, एक स्किल्स होती हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। हम वुमेन को जो है वो एक वीक का लेबल दे देते हैं। तो थ्रू दी स्पोर्ट, थ्रू दिस अच्छा, ये वीक का लेबल जो है वो हमारी सोसाइटी में दिया जा रहा है, पता है आपको, कि और अगर आप यहाँ से बाहर निकलें तो क्या क्या कुछ नहीं कर रही हैं खवातीन, ठीक है, और हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो कि लाइक खवातीन मसले फेस कर रही हैं, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है। हम फिटनेस से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर खवातीन फिटनेस को, और आपका क्योंकि ताल्लुक एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स को, हमारे यहाँ खवातीन सीरियसली ले रही हैं? हमारे यहाँ जो है अगर हम फिटनेस और मार्शल आर्ट्स की बात करें तो अभी भी आई वुड से कि अवेयरनेस जो है वो फिर भी कम है, और लोग जो हैं स्पेशली फ़ीमेल इस स्पोर्ट्स को इतना परस्यू नहीं करती, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में एक तो ख़वातीन के ऊपर जो है इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। अभी भी मतलब पढ़ाई के ऊपर भी इतना रिस्ट्रिक्शन, तो फिर ये तो एक स्पोर्ट्स आ जाता है कि ये एक फ़ीमेल स्पोर्ट नहीं है, आपको इसको परस्यू नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है एक वो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि पर्दा और ये और इन सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत इश्यूज आते हैं, जबकि हमारे पास इतनी फ़ीमेल्स जो हैं वो आई हैं जो नकाब में थी, हिजाब में थी, और उन्होंने पूरा स्पोर्ट जो है वो मतलब किया है, टूर्नामेंट्स में भी गई हैं, ब्लैक बेल्ट ली है। तो मतलब ये एक आपकी अपनी मिथ होती है और ये आपकी अपनी सोच होती है। मतलब मैं हमेशा ये एक मिसाल देती हूँ कि आप मतलब मार्शल आर्ट्स को जो है वो इस तरीके से, इसको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके ऊपर जो है वो फतवे लगा रहे हो कि मतलब आप इसको नहीं करो। बट ख़वातीन जो पहले भी थी वो जंगों में भी हिस्सा लेती थी, वो हॉर्स राइडिंग भी करती थी, उनको वेपन ट्रेनिंग भी आती थी, उनको अपना दिफा भी करना आता था, ये सब चीज़ें आती थी। और इस्लाम में जो है मतलब ये तो हमारे लिए ख़वातीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना दिफा करना आता हो, तो ये तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ है। मतलब हम उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हैं। और फिटनेस का भी यही है कि फीमेल्स के अंदर, इवन आई वुड से कि मेल्स के अंदर, मेल्स भी बस अब एक पर्सपेक्टिव तक जो है वो कहते हैं कि भाई हमारी जो है वो बस इस फलाने एक्टर की जैसे बॉडी बन जाए तो ये हो जाए, तो इतना जल्दी ही हो जाए। बट किसी को जो है ना उसकी पीछे की जो एक पूरी साइंस होती है या जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए ना उस फिजिक को कैरी करने के लिए। अब मैं किसी से भी नॉर्मल सवाल अगर ये पूछूं, मैंने काफ़ी लोगों से सवाल पूछा है और काफ़ी लोगों को इसका जवाब नहीं पता था कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, और नहीं पता होता उन्हें। वो ये बोल रहे थे हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हमारा ये है,
या काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार हाँ इसकी बॉडी ऐसी बन गई है तो हमारी भी ऐसे बना दो। ऐसा नहीं होता। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, कुछ लोग मेसोमॉर्फिक होते हैं, कुछ लोग एंडोमॉर्फिक होते हैं। तो ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं और आपको अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करना जो है वो लाजिम होता है बिफोर आप किसी भी वर्कआउट रूटीन की तरफ जाओ। अगर मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड हूँ या मैं एक एथलीट हूँ तो मैं स्पोर्ट्स एथलेटिक वर्कआउट की तरफ जाऊंगी। मैं बॉडी बिल्डिंग करना नहीं शुरू कर दूंगी या फिर मैं बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करना नहीं शुरू कर दूंगी क्योंकि वो मेरे स्पोर्ट को अफेक्ट करेगा। बट ये बहुत लोग नहीं सोचते। बहुत से हमारे क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग की तरफ चले जाते हैं, स्पोर्ट्स एथलेटिक वर्कआउट्स की तरफ नहीं जाते। तो वो उनकी परफॉर्मेंस में अफेक्ट हो रहा होता है। और यही एक चीज़, ये फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के ऊपर आ जाता है कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, हम बहुत लैक करते हैं इस चीज़ को। और फीमेल्स में तो खैर वो एक चलता है उनका कि बस हम मोटे हो गए तो हमारा वज़न जो है वो इस तरीके से जल्दी कम हो जाए, तो ग्रुप ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस ले रहे होते हैं जिनका उन्हें कुछ नहीं पता होता। हम लोग तो जाके ट्रेनर से ये भी नहीं पूछते कि भाई आपको कितनी नॉलेज है, या जितने जिम्स होते हैं वो ट्रेनर्स को हायर नहीं कर रहे होते इस बेसिस पे कि उनको कितनी नॉलेज है फिजिकल एजुकेशन के बारे में, वर्कआउट्स के बारे में, डाइट के बारे में। बस जिसको हाँ उसकी बॉडी बनी हुई है, उसको एक्सरसाइज ये फलानी एक्सरसाइज करनी आती है, जिम के मशीनों के नाम पता है, चलो ठीक है हायर कर लो। ऐसा नहीं होता। और ये इसी वजह से हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। और आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, अब्रॉड, वहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो मतलब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चल रही होती है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही होती है। उनके एक एक ट्रेनर को इतनी नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में, तभी वो एक अच्छी फिजिक क्रिएट कर पाते हैं, वो एक अच्छे हेल्थ टिप्स दे पाते हैं जो हम नहीं दे पाते। तो महम, अभी आपने बात की इंटरनेशनली जाके देखने की चीज़ों को, आपने तो देखा सारी चीज़ें जाके खुद, आपको क्या फील हुआ कि हम लोग, क्योंकि आप खुद भी जो है वो इस फील्ड से पहले से रिलेटेड थी, तो आपको क्या फील हुआ कि वहाँ जाके कि हम लोग क्या चीज़ लैक कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, इन द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट? तो क्योंकि और उस कंपटीशन के हवाले से कुछ हमें बताएं जो कंपटीशन में आपने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आपको मिले होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो ओवरऑल? एक तो डाइवर्सिटी जो है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और डाइवर्स होने की वजह से आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आती है। आई फील कि हमारी कंट्री में एक्सेप्टेंस बहुत लैक करती है, और हम जो हैं मतलब अपनी जो भी एक घिसी पिटी रूटीन जो हमारी एक चल रही है ना, उसी को बस फॉलो करे जा रहे हैं। अपडेटेड ट्रेंड्स जो आ रहे हैं ना उनकी तरफ नहीं जाते हम, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो। अब किसी बाहर प्लेटफॉर्म में जाएंगे ना, अगर मैंने इस साल पार्टिसिपेट किया तो उनके एक डिफरेंट रूल्स होंगे, डिफरेंट वो होगा। नेक्स्ट ईयर में जाऊंगी उसके अंदर एडिशन हो जाएगी, क्योंकि वो वक्त के साथ चल रहे हैं। हम तो जो हमने एक चीज़ बना दी ना फॉर्मेट, हम उसी पे ही हैं और वो उसी पे ही आप रहोगे। बाहर जाके अगर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, विनिंग लूजिंग इज़ पार्ट ऑफ द गेम, बट जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो आप चीज़ें सीखते हो वहाँ पे डिफरेंट टीम से, उनको देख के, मतलब अगर मैं बाहर बैठ के भी ऑब्जर्व कर रही हूँ सिर्फ प्लेयर्स को, आप उनके स्टाइल से वो कैसे फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ के रूल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, ट्रेनर्स कैसे हैं, और वहाँ पे हर टूर्नामेंट से पहले जो है एक कैंप चलता है जिसमें वो आपको ट्रेनिंग्स करवाते हैं, रूल्स बताते हैं पूरे गेम की, और किस तरीके से मतलब ये एक पूरा इवेंट जो है वो आगे चलेगा। उससे आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड आई फील कि जैसे हमारे यहाँ पे तो सिर्फ एक इवेंट करवा देते हैं, वो इवेंट उनका जो होता है वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। मतलब उसमें वो आपको जो पूरा कैंप करवाते हैं उसके अंदर वो आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन देते हैं ताकि आपको उस गेम की प्रॉपर नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उस गेम में पार्टिसिपेट किया फॉर दैट टाइम बीइंग और आप बस वो गेम खेल कर आ गए। नहीं, आपको उस गेम के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाती है। आप उसकी ट्रेनिंग लेते हो, तो आप अगर अपनी कंट्री में वापस आ रहे हो तो आप उस गेम को सिखा सकते हो। तो इतना जो है मतलब आई फील कि आपको हमारे यहाँ पे जो है ना ये चीज़ बहुत लैक करती है हमारे ट्रेनर्स में। हम ये भी सोचते हैं कि यार हम अगर मेरा स्टाइल ये है तो मैं उसका स्टाइल क्यों सीखूं, मुझे अपना ही करना है। मेरी चीज़ जो है वो ऊपर हो, दूसरे की चीज़ ऊपर क्यों जा रही है। उनके अंदर ये सोच नहीं है। अब अगर मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नई चीज़ आती है, तो चाहे मैं फीमेल हूँ मेल हूँ, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास जो स्किल होगी वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे।
और अगर उनके पास जो स्किल होगी वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। बट फनी फैक्ट ये है कि पाकिस्तानी जो है ना वो वहाँ जाके जो है सीधे हो जाते हैं, अपने मुल्क में वापस आके जो है ना वो ऐसे ही हो जाते हैं, उनकी फिर सोच सेम ऐसी सराउंडिंग्स में जैसे लोगों की चल रही थी ना, फिर वो वही हो जाती है। अच्छा, तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है, बिकॉज इतने सारे लोगों से आप इन पाकिस्तान आप मिलती रहती होंगी जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है, बल्कि मैं ये कहूँगा जो कोचिंग है, जो कि प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहे होते हैं, तो क्या वो उस लेवल की है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हों? आई वुड से कि कुछ कोचेज़ हमारे पास ऐसे हैं जो मतलब अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली स्टडी किया है बाहर से। एक तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, हम स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन को जो है वो बहुत सीरियस नहीं लेते, और हमारे हिसाब से ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई करियर नहीं है, तो आपको ये तो हम बस जाओ खेल लो तो आपको आ गया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की एक प्रॉपर स्टडी होती है। तो प्रोफेशनल कोचेज़ हमारे पास हैं, पर बहुत रेयर है और बहुत कम है, जो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा होने चाहिए, जो एक प्रॉपर स्टडी कर आए हैं बाहर से, अभी भी वो इस चीज़ में एजुकेशन ले रहे हैं। जैसे मैं ख़ुद हूँ, मैं अभी जो है पर्सनल ट्रेनिंग में मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ, मेरा UAE से है। तो उसमें मतलब आपको डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैं उसके अंदर एनाटमी सीख रही हूँ, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज की डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब जिनके बारे में आप पूरी एक स्टडी करते हो, तो आपको समझ आता है, आपको अपनी बॉडी के बारे में, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में, मसल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लर्न करने को मिलता है। तो आई फील कि कोचेस हमारे पास ऐसे हैं जो स्टडी कर आए हैं, तो वो एक अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में हो, ट्रेनिंग में हो, या मार्शल आर्ट्स में हो गए, या किसी और स्पोर्ट में हो गए, बट बहुत रेयर है ऐसा। लेकिन कहीं कहीं कोचेस या ट्रेनर्स को ये फील तो नहीं होता कि यार इतना अगर हम करके आ गए हैं तो यहाँ तो इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे? ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मतलब डिमांड सप्लाई इशू जो होता है वो वाला चीज़ तो नहीं है? डिमांड सप्लाई वाला इशू तो है, क्योंकि हमारे यहाँ फिर लोगों को ये होता है कि अगर हम बाहर से सीख कर आए हैं और हम यहाँ पर आके करवा रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो मतलब इतना रिस्पांस नहीं दे रहे, फिर हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बात आ जाती है, हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी ख़राब चल रही है, तो उस वजह से फिर लोगों की एक थिंकिंग जो है ना वो हमेशा एक मनी मेकिंग की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से फिर वो बोलते हैं कि यार हम अपना टैलेंट यहाँ पे आके क्यों ज़ाया करें, हम बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो उस वजह से हमारे पास जो एक अच्छी ट्रेनर्स आ रहे होते हैं ना, वो आते आते फिर जो है हाँ, क्योंकि जो एजुकेशन लेके बाहर से आ रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली मतलब एक फैक्टर उनके दिमाग में ये तो होता है ना कि हमने पैसे भी कमाने। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब स्पोर्ट को कोई सीरियसली देख ही नहीं रहा, तो एक टाइम के बाद उनकी मोटिवेशन भी नीचे चली जाती होगी कि यार हम कहाँ पे फंस गए। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ बिल्कुल तंग करती होगी। हाँ। तो ख़वातीन हमारे यहाँ ट्रेनिंग की लाइन में अभी हैं मौजूद, या हमारे यहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं बहुत इस चीज़ में? हम लोग फीमेल्स के उसमें आई वुड से कि हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल ट्रेनर्स भी आई वुड से कि बहुत 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 कम है। क्योंकि ये पता है, ये आपसे मैंने सवाल इसलिए किया है क्योंकि बाहर ये इश्यूज नहीं होते कि एक फीमेल ने एक फीमेल से सीखना है या एक फीमेल ने एक मेल से सीखना, इस तरह का कोई इशू आपको बाहर नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ ये इश्यूज, क्योंकि आप खुद भी ट्रेनिंग लाइन के अंदर हैं, तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि ये इश्यूज होते हैं कि अगर मैं फीमेल हूँ और मेरे पास कोई फीमेल ही स्टूडेंट आए सीखने के लिए, तो उनकी प्रेफरेंस भी ये होती है कि हम मेल से नहीं सीखेंगे। तो फीमेल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और मतलब ये कि अगर लैग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट भी फिर पीछे चला जाता है इन फीमेल्स। ऐसा है। तो आपकी क्या जो है अभी तक ऑब्जर्वेशन रही है कि स्टूडेंट्स जो आपके पास आते हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हैं, तो वो उनकी क्या प्रेफरेंसेस होती हैं इस तरीके की? जी, ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स जैसे आते हैं या फीमेल्स हमारे पास जो आती हैं वो यही चाहती हैं कि हम एक फ़ीमेल ट्रेनर से जो है वो सीखें। मेल जो आते हैं उनको ये होता है कि हम एक मेल ट्रेनर के साथ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो इस वजह से जो है मतलब आई वुड से कि दोनों जेंडर्स जो हैं उनमें प्रोफेशनल ट्रेनर्स मौजूद होना जो है ना वो इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस फैक्टर की वजह से फीमेल्स जो हैं वो मतलब फिर पीछे रह जाती हैं कि हमारे पास फीमेल ट्रेनर्स नहीं हैं, तो वो फिर नहीं ऑप्ट करती, वो कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो वो फिर नहीं ऑप्ट करती हूँ स्पोर्ट के लिए या नहीं जाती हूँ उस ट्रेनिंग की तरफ। तो इस वजह से फीमेल्स को भी मतलब इस चीज़ में आगे आना चाहिए कि वो जब खुद ट्रेनिंग लेंगी
तो आप एक अपने पर्सपेक्टिव से भी तो सोचोगे ना कि यार जैसे अगर मैं जा रही हूँ, मुझे एक वेल ट्रेंड फीमेल ट्रेनर होती, कोच होती, तो वो मुझे सिखा पाती अच्छा। तो ये एक चीज़ में हम काफ़ी लैक कर रहे हैं। आपका अपना जो सेंटर है वहाँ पे कितनी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स होती? हमारे यहाँ पे फीमेल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अभी तकरीबन हमारे पास 6 हैं। और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि जो हमारे पास से ब्लैक बेल्ट करके जाते हैं, हम उनके लिए फिर ये इंसेंटिव रखते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो ब्लैक बेल्ट के बाद भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो हम उनसे कोई फ़ी वगैरह चार्ज नहीं करते। फिर वो हमारे सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट आके जो है वो मतलब आफ्टर ब्लैक बेल्ट वो सीख रहे होते हैं, अपनी खुद की ट्रेनिंग भी करते हैं और फिर जो है वो टीचिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो वो फिर उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ ब्लैक बेल्ट ट्रेनर बनना भी जो है ना वो एक अलग मैथ है। क्योंकि हर कोई ट्रेनर नहीं बन जाता। ये नेसेसरी नहीं होता कि आपने अगर ब्लैक बेल्ट ले लिया तो अब आप कराटे सिखा सकते हो, ऐसा नहीं होता। बीइंग अ टीचर भी एक अलग पाथ होता है। तो उसमें भी आपको मतलब ट्रेन हम करते हैं। और फीमेल्स आके जो हैं, मतलब अब मुझे खुशी होती है कि फीमेल्स जो आती हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग ले रही होती हैं, उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता है कि फिर वो ब्लैक बेल्ट के बाद भी जो है वो कहते हैं कि भाई हम मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग अब करवाना भी चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं जो और फीमेल्स आ रही हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि मतलब उस चीज़ को एक इंटरेस्ट में वो ले रहे होते हैं। अच्छा, आपने तो अपने कैरियर में, मतलब कैरियर नहीं, आपने बल्कि बड़ी यंग एज के अंदर वो 1.5 साल की उम्र से चीज़ें शुरू की और 8 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हो गई। वैसे नॉर्मली एक बंदे को राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द ब्लैक बेल्ट कितना टाइम लग रहा होता और लेवल्स क्या क्या होते हैं उसमें? सही, बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ होते हैं, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है या उनकी लर्निंग स्किल कैसी है। तो ये इस चीज़ के ऊपर बहुत 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 डिपेंड करता है। नॉर्मली जैसे होता है एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो अराउंड 3.5 ईयर्स में आप अच्छा खासा सीख लेते हो और आप एक ब्लैक बेल्ट के फॉर्म तक चले जाते हो। बट मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसके अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो गए। परफेक्ट तो खैर आप नहीं होते, एक लर्निंग प्रोसेस होता है, बट आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। क्योंकि मैंने अभी तक ये स्पोर्ट नहीं छोड़ा, बचपन से लेकर अभी तक 8 साल की उम्र में अगर मुझे ब्लैक बेल्ट मिली है तो उससे पहले एक पूरी जर्नी थी और उसके बाद भी एक पूरी जर्नी है। और लेवल्स जो हैं हमारे पास 7 बेल्ट्स होती हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। ये बेल्ट्स जो हैं वो हमें तब मिलती हैं, जैसे वाइट तो एक हमें बेसिक बेल्ट दी जाती है, ऐसे ही वो एक स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है मतलब जैसे आप दूसरे लेवल्स पे जा रहे होते हो, उसके लिए आपको जैसे बिगिनर्स में आपको वाइट में जो है स्पेसिफिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर उसको आप प्रैक्टिस करते हो, उसका एक टेस्ट होता है, फिर वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जो है आप येलो पे जाते हो। इस तरीके से लेवल जैसे ही आप ऊपर जाते हो वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। ब्लैक बेल्ट पे आके एक अलग ग्रैंड टेस्ट होता है, तो वो एक डिफ़िकल्टी लेवल इस तरीके से बढ़ता है। तो अच्छा, ये आपने जो जिस तरीके से ब्लैक बेल्ट्स के नाम मुझे कलर्स बताए, तो इसका कोई स्नूकर से तो ताल्लुक नहीं? बिकॉज मेरे जहन में एकदम से ये चीज़ आई है कि स्नूकर की बॉल्स के कलर भी अपार्ट फ्रॉम रेड वो सारे इसी तरीके की सीक्वेंस में होते हैं। रेड बेल्ट भी होती है वैसे, बट दूसरे स्टाइल्स में होती है। टाइक्वांडो में रेड होती है, पिंक होती है, पर्पल होती है, बट हमारे उसमें नहीं, इसका स्नूकर से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो मैम, आपने तो बड़ी अर्ली स्टेज के अंदर ये चीज़ें सीखी और आपको फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट थी, बिकॉज इट्स लाइक आपके फादर, आपके घर के अंदर पूरा माहौल ही ऐसा था। तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या फेस करती हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में आने से पहले? क्या मसले मसाइल उनके सामने आ रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो परमिशन का मसला होता है। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो काफ़ी कंजर्वेटिव होता है, जिसकी वजह से उनको ये स्पोर्ट जो है वो ऑप्ट नहीं करने देते। सेकेंडली जो है वो कॉन्सेप्ट सोसाइटी का ये आता है कि ये स्पोर्ट सीखने के बाद जो है फीमेल्स जो हैं उनके अंदर एक मैस्कुलिनिटी आ जाती है। मतलब वो पता नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट है कि वो मर्दों की तरह लगने लग जाती हैं या उनका स्टाइल जो है वो एक आदमियों के जैसे हो जाता है। तो ये एक फीमेल फेमिनिन स्पोर्ट नहीं है। मतलब इस तरीके के काफ़ी इश्यूज आते हैं लड़कियों के लिए, जैसे बाहर निकलने के लिए कि उनको लेकर कौन आएगा, तो वो अकेले कैसे ट्रैवल करेंगी, तो कैसे जाएंगी,
तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जैसे हम लोग यूजुअली ये करवा रहे होते हैं कि हमारे डोजो में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसको हम डोजो कहते हैं। Okay. उसके अंदर अगर जैसे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, हमारे क्लब में कोई एंटर होता है, तो हमारे लिए जेंडर मैटर नहीं करता, फीमेल मेल, वी ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली। तो उनकी ट्रेनिंग भी इक्वल बेसिस पर होती है। और जाहिर सी बात है मिक्स ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। अब हमारे पास फीमेल्स आती हैं तो उनका कंसर्न ये होता है कि हम जो है लड़कों के साथ नहीं सीखेंगे और हम लड़कों के साथ जो है वो मतलब फ़ाइट नहीं करेंगे या हम कोई टेक्निक नहीं करेंगे। हमारा कहना हमेशा यही होता है कि बाहर जब आप जाओगे, आप जिस रीज़न से सीखने आ रहे हो कि मुझे सेल्फ डिफेंस करना है, तो बाहर आपको लड़कियां जो हैं वो इतना नहीं छेड़ेंगी, ना वो आपको हरास करेंगी जितना लड़के करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप सीखने आ रहे हो उस माइंड सेट से, तो फिर आप अपना दिमाग भी जो है उतना ओपन रखो। बिल्कुल। कि आप यहाँ पर आ रहे हो, आप सीखोगे, तो आप लड़कों के साथ अगर सीखोगे, उनके अगेंस्ट फाइट करोगे और ट्रेन करोगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कितना बेयर कर सकती है, और हमारी एक स्ट्रेंथ कंडीशनिंग होती है। जो मतलब अगर मैं एक फ़ीमेल के साथ, अगर मैं फ़ीमेल के साथ फ़ाइट करती रहती अपनी लाइफ, तो मेरी जितनी एक फ़ीमेल में स्ट्रेंथ होगी शायद मेरी बर्दाश्त भी उतनी ही बनती। पर अगर जैसे मैंने लड़कों के साथ ट्रेन किया है, लड़कों के साथ मैंने फ़ाइट करी है, तो उनकी स्ट्रेंथ जितनी होती है मेरी भी बर्दाश्त उतनी बनती है कि मैंने अपनी बॉडी को उतना कंडीशन किया है। तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है, और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर आप बाहर भी आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है ट्रेनिंग में, तो बाहर अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप रेडी होते हो मेंटली। अच्छा बहम, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जब मैं थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल को सर्च कर रहा था, तो ननचक्स वाली वीडियो। तो ये बताइएगा कि ननचक्स के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या ये पार्ट होता है वही इनिशियल ट्रेनिंग का और उसी के अंदर ये पूरे पैकेज में आ जाता है? नहीं, मार्शल आर्ट्स और कराटे जो है ना वो बेसिकली एक विदाउट वेपन स्पोर्ट है। कराटे का मतलब ही होता है खाली हाथ लड़ना। Okay. और ननचक्स, स्टिक, सॉर्ड, डैगर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं वेपन ट्रेनिंग में। तो इसकी एक अलग पूरी ट्रेनिंग होती है, और ये एक आप कह सकते हैं एक अलग फील्ड आ जाती है जो आप सीखते हो। हाँ, आप सेल्फ डिफेंस के फॉर्म में इसको साथ सीख रहे होते हो, बट ये कराटे या मार्शल आर्ट्स का पार्ट नहीं होता। नहीं होते? नहीं। तो आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग हुई है इस मामले में सारी? हाँ, मुझे तो वेपन ट्रेनिंग का काफ़ी शौक था, इस वजह से जो है मतलब मैंने ननचक्स, सॉर्ड, स्टिक, डैगर और गन की ट्रेनिंग जो है, ये सारी चीज़ें मतलब मुझे शौक था इसलिए मैंने सीखी हैं। ओके, तो ये कितना हेल्पफुल हो रही हैं ये चीज़ें आपके लिए? कि बहुत हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये प्रैक्टिस से हट के कभी आम पब्लिक पे कोई हाथ पैर आजमाने का मौका मिला है आपको कभी? मैं वैसे काफ़ी अवॉइड करती हूँ, बट ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी आ जाती हैं, बिकॉज आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जिसमें आदमी जो है ना वो उनको शायद सुकून नहीं होता। अच्छा। उनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती। तो इस वजह से ऐसा होता है। मैंने अपने लिए भी मतलब अपने लिए भी यूज़ किया होगा, बट दूसरों लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए किया है कभी। तो ऐसा किस्सा होता है, जैसे मैं एक मॉल में थी, और मॉल या मतलब आप उसको एक बाज़ार की तरह कह सकते हैं, मैं वहाँ पे थी, और वहाँ पे यूजुअली होता है ख़वातीन के साथ स्पेशली कि आप जा रहे होते हैं क्राउडेड एरियाज़ में, तो कोई ना कोई ऐसे आदमी होते हैं जो आपको मतलब ऐसे हाथ लगा के चले जाते हैं, और काफ़ी ख़वातीन जो है वो मतलब डर जाती हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती उस चीज़ को। मेरे साथ इसी तरीके से था, मैं ऐसे जा रही थी और एक आदमी ने जो है वो मतलब इस तरीके से मेरा हाथ यूँ पकड़ लिया था, और मेरा फ़ौरन रिफ्लेक्स उस चीज़ को ये था कि मैंने घूम के उसकी नाक पे मुक्का मार दिया। मतलब वो एक रिफ्लेक्स था सडन। सोचा नहीं मैंने कि मुझे क्या करना है, बट वो एक सडन रिफ्लेक्स है कि आपको गुस्सा आता है एकदम से। और इसी तरीके से एक और मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ जो है नहीं अभी पहले वाले वाक़े पे रहते हैं, अभी दूसरे पे नहीं जाते। अच्छा, वो एक सडन रिफ्लेक्स जो आपका आया, तो आप ये समझती हैं कि वो इस वजह से आया कि आपको मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस थी, या वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो कोई भी कर सकता है? मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस होना तो एक चीज़ होती है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे अब मैं यही कह रही हूँ कि काफ़ी ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं बीच में जिनको शायद मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर उसके लिए ना वो बात वही आ जाती है कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए।
तो वो उस चीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं, बट शायद वो उस तरीके से नहीं कर पाती, वो शायद चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगी। मेरे हिसाब से आप चीखने चिल्लाने और अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लगा दो एक। अच्छा, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ सही है। तो लेकिन उस लगाने के बाद क्या हुआ? नाक उस बंदे की सलामत थी या टूट गई थी फिर? नाक तो वैसे ही इतनी सेंसिटिव होती है, तो खून निकलना ये सब तो एक नॉर्मल चीज़ होती है। हमारे यहाँ एक है हमारी टीम का मेंबर जिसके पास जो है ना वो नाक की हड्डी नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो लाइक उसमें आपका पूरा जो है वो मजमा इकट्ठा कर लिया था आपने? वो तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ होती है वैसे ही मजमा इकट्ठा हो ही जाता है। लोगों को तो देखने का बहुत शौक होता है, स्पेशली कोई लड़की मारती है तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है। बट अच्छी बात ये है कि मारने के बाद जो है ना पाकिस्तान में लड़कियों को फेवर मिलती है कि भाई इसने कुछ गलत किया होगा तो मारा है। नहीं, अच्छा, ये फेवर जो है ना ये जिसने ना भी देखा हो वो भी दे देता है। हाँ, चाहे अगर कभी कभी ऐसा होता है जिसमें लड़कियों की भी गलती होती है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन वो लड़कियों की जो गलती होती है ना वो मजमे में तो एटलीस्ट कोई नहीं बोलता कि आपने गलत किया। कह रही हूँ ना, लड़कियों को फेवर मिल जाती है इस चीज में। अच्छा माम, मैंने आपको बीच में से रोक दिया था, अब आप अपना वो दूसरा वाला वाकया मुझे बताएं, दूसरा क्या हुआ था? पहला वाकया आपने पूरा बता दिया। दूसरा वाकया जो है वो मेरी अपनी लड़ाई नहीं थी, वो किसी और की थी जो मैं लड़ रही थी। मेरे दोस्त जो हैं बीच में कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसे हैं भी जो अगर खुद फड्डा करते हैं या उनका कुछ होता है ना तो उनको सबसे पहले मैं याद आती हूँ। अच्छा, तो पर वो खैर फड्डा नहीं था, वो ये ऐसे लोग तो नहीं है जो लड़के आपके पास आते हैं भाई हमने लड़ाई कर ली अब बचाओ हमें? मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त है, फिर मैंने बोला अब तुम लोगों ने मुझे बहुत इस्तेमाल कर लिया, मुझे दोस्ती नहीं रखनी तुम लोगों से। फिर मैंने उनको हटा दिया अपनी जिंदगी से। बट ये एक हरासमेंट केस था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ इसी तरीके से जो है 2 लड़के थे जो उसके साथ उसने उन लोगों ने मतलब यूनिवर्सिटी में ही उसके साथ हरासमेंट केस हुआ था। तो वो एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मेरे साथ नहीं थी। तो उसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया और वो थोड़ी सेंसिटिव सी है, तो वो सिर्फ रोना शुरू हो गई थी वहाँ पे और वो वापस आ गई। और जब उसने आके मुझे ये चीज़ बताई तो मैंने उसे सबसे पहले यही बोला कि तुमने क्या किया इस बारे में? तो उसने ये बोला कि मैं रो के वापस आ गई। मैंने कहा तुम रो के वापस आ गई? मैंने कहा तुम्हें उस वक्त उनका मुंह तोड़ देना चाहिए था। मैंने कहा उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने आके इस तरीके से तुम्हें कुछ बोला या हाथ लगाया? मैंने कहा किसी का भी हक नहीं बनता कि वो आपको इस तरीके से करें, और स्पेशली एक किसी भी पब्लिक प्लेस में आप कहीं भी हो, आपका राइट नहीं बनता। और मैंने कहा तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी ताकि वो आइंदा किसी और के साथ नहीं करते। अब मेरे अंदर जो है ना वो एक जाग जाता है कि एक विमेन वाली वो एक चीज़ होती है ना, वो एक जाग जाती है कि नहीं यार मतलब ये गलत हुई है, अब मुझे ना सही करना है इस चीज़ को। तो वो मेरे अंदर आ गया। मैंने कहा तुम मुझे लेकर चलो। मैंने कहा मुझे बताओ कौन थे वो। अब वो मुझे लेकर गई। पहले तो वो मना करती थी इतना, मैंने उसको मनाया, मैंने कहा तुम मुझे लेकर चलो। मैंने कहा अगर तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो मुझे लेकर गई है। फिर उसके बाद वो तब भी डरती रही। उसने इतनी मुश्किल से मुझे बताया कि ये 2 लड़के थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। तो मुझे दूर से इशारा करके बताया ये थे। अब मैं गई हूँ और मैं अपने साथ जो है ना यूजुअली टेजर्स और ऐसी चीज़ें जो है वो कैरी करती हूँ, काम आती हैं। तो वैसे हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इस तरह की चीजें कोई भी कैरी करने का। नहीं, मैं करती हूँ। और मैं हमेशा जो लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हाँ नहीं, विमेन अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड ये चीज़, वैसे आपको मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसी चीज़ें कैरी करनी चाहिए। खैर वो सब मैंने नया लिया था टेज़र। तो टेज़र वगैरह और चीज़ें जो है वो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, बट मुझे यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो उस वक्त आपको याद भी नहीं रहता कि टेज़र पड़ा हुआ है, मैं आप अपने उससे कर लेते हैं। मैं उनकी तरफ ऐसे चलते हुए जा रही थी और वो दोनों ऐसे आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। और मेरा सबसे पहले ये था कि मुझे वहाँ पे खाली बॉटल जो है वो पड़ी हुई देखी, मैंने वो बॉटल उठाई और उसके सर में मार दी। शीशे की बॉटल? हाँ, शीशे की बॉटल। खैर वो एक बहुत ही अग्रेसिव वो था, बट ये सबसे पहले चीज़ करी थी मैंने। और उसका जो दोस्त था दूसरा, मेरे हिसाब से जब आप एक एक्शन खुद ले लेते हो ना तो वो कितना इम्पैक्टिंग होता है कि दूसरे कुछ लोग होते हैं जो रिबेल करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, वो फिर नहीं करना चाहते आगे से। वो फर्स्ट इंप्रेशन ही जो होता है ना वही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो दूसरा दोस्त था वो तो बेचारा, उसने अपनी दोस्ती वहीं दिखा दी थी, वो भाग गया और वो छोड़ के भाग गया। और उसने तो इनकार कर दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और वो भाग गया देख के। जिसको मैंने बॉटल मारी थी वो खड़ा हुआ था, उसका सर फट गया था, उससे खून निकल रहा था। उसके बाद भी मैंने उसको पकड़ के मतलब मुक्के लाते जो जितनी चीजें थी ना वो सब मारी है मैंने उसे, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा था। मैं पता है एक दुआ कर रहा हूँ भी कि बस उन दोनों में से कोई ये पॉडकास्ट देखेगा नहीं। अल्लाह करे देखेंगे तो और भी ऐसे लोग अपना पुराना पास्ट याद आएगा। हाँ, ये अच्छा मैम, अब थोड़ा सा डिफरेंट एक और आपसे बात करते हैं कि
हॉबीज़ आपकी क्या हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मार्शल आर्ट्स एंड योर प्रोफेशनल कैरियर? और सबसे पहले ये बताएं कि क्या इन सारी चीज़ों के बाद हॉबीज़ का टाइम बचता है कुछ? हॉबीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है. दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज से. टाइम बचना या ये वो नहीं होता. अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में, आप उसके लिए टाइम खुद निकालोगे. जैसे मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, तो मैं उसके लिए हमेशा टाइम निकालती हूँ, चाहे वो रात में हो, अर्ली मॉर्निंग हो, कभी भी हो. उसके अलावा जो है मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है. अच्छा. तो वो भी एक मेरी हॉबी है जो मुझे करना बहुत पसंद है. और हॉबीज़ मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना. हाँ. ये एक होता है. डॉक्यूमेंट्रीज देखना, आउटिंग पे जाना फ्रेंड्स के साथ घूमना या फैमिली के साथ. हाँ, ये चीज़ें. एडवेंचर, ट्रैवल करना, मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है. तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ. अच्छा. फूडी हैं? हाँ, कह सकते अच्छा, हैं. पहले मुझे बताएं कि आपकी डेफिनेशन क्या है फूडी होने की? मेरी डेफिनेशन फूडी होने की ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊं. मेरी डेफिनेशन ये है कि मैं नई चीज़ें ट्राई करूं. ये है मेरी डेफिनेशन. ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊं. मेरी एपेटाइट इतनी नहीं है और ना मैं इतना ज़्यादा खा सकती हूँ. मुझे ये होता है कि कोई भी नई चीज़ आई है या कोई नया रेस्टोरेंट आया है तो मैं उसको जाके ज़रूर ट्राई करूँ. तो मतलब ये कि आपको नई चीज़ें, नई डिशेस ट्राई करने का शौक है. कॉन्शियस होती हैं खाते हुए, यार ये खाना है, ये नहीं खाना? बिकॉज हर रेस्टोरेंट में जाके जो है हम हर चीज़ तो जो लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे होते हैं वो हर चीज़ नहीं खा सकते या खा सकते. मेरे हिसाब से अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेकर चल रहे हो, हाँ ऑब्वियसली बात है, जंक फूड, बेवरेजेस, ये चीज़ें जो होती हैं आपके लिए हार्मफुल होती हैं. और पर मेरे साथ कुछ लोग ये होते हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं कि वो जो हेल्दी फैट होता है ना वो भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते, कार्बोहाइड्रेट्स भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल मतलब फाके मोड पे चले जाते हैं. वो होता है बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये. आप अपने आप को वीक कर रहे होते हैं. आपका वेट जो गिर रहा होता है ना वो वीकनेस होती है, वो हेल्दी उसमें नहीं होता. डाइट आपकी वो होती है कि आप सारी चीज़ें जो है एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेकर चल रहे हो. बैलेंस्ड डाइट खा रहे हो, हाँ हेल्दी चीज़ें खाओ बट सब खाओ. और आप उस जो आपने फैट कंज्यूम किया उस एनर्जी को जो है ना एक अच्छे फॉर्म में उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, या मतलब आप उसको टेक आउट कर रहे हो. तो वो एक्सरसाइज के थ्रू हो सकता है, वो किसी स्पोर्ट के थ्रू हो सकता है. तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है. मेरे हिसाब से आप हर चीज़ खा सकते हो. तो हमारे यहाँ की जो डिशेस हैं लाइक निहारी, बिरयानी और ये सारी चीज़ें, ये आपका शौक है ये सारी मुझे चीज़ें? निहारी नहीं पसंद वैसे. अच्छा, सही है. ये तो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना. हाँ, और एक्चुअली मेरी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऐसी है कि वो मेरे फिटनेस रिजीम के साथ ना काफ़ी मैच करती है. जैसे मुझे फ्राइड आइटम्स नहीं पसंद, मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, और मुझे वो जो शोरबे वाले और ऑयली सालन होते हैं वो नहीं पसंद. तो मुझे बहुत ऑयल, वो एक मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ही ऐसी है कि फिर वो लोगों को लगता है कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, या मुझे मतलब एक फिटनेस वो है कि मतलब मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ इस वजह से. बट ऐसा नहीं हो, वो बस मुझे पसंद नहीं. आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी तो है ना, तो वो उस वजह से भी तो आपके दिमाग में आपको जो लोगों को बताती हैं खुद अपने पे भी तो अप्लाई करती हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो अच्छा मैम, आपका एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा, ठीक है, लेकिन उस पर कुछ मुझे चीज़ें ऐसी 1-2 वीडियोस के अलावा मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आया. तो ये क्या वजह थी? एक चीज़ आपने स्टार्ट की और फिर बंद कर दी? नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है. मुझे काफ़ी टाइम से करना था, और एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से लोगों ने बोला हुआ भी था. शायद मैं खुद मतलब थोड़ा रिलक्टेंट थी, और काफ़ी सारी चीज़ों में बिजी भी थी. तो इस वजह से, बिकॉज यूट्यूब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन, तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया फ्रॉम जनवरी. तो मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आई है, बट आई टेंड टू कंटिन्यू इट. ओके, तो क्योंकि उसमें आपकी जो चीज़ें बताने के लिए है ना, वो सुनने के लिए मेरे ख्याल में आई थिंक हम लोग रेडी शायद मेंटली ना हो, बट ये वो चीज़ें जब सामने आएंगी ना तो उसकी ज़रूरत बहुत है हमको. बिल्कुल. तो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे कहाँ हैं मैम? मेरे ट्रेनिंग सेंटर्स एक नुमाइश पर है, एक सोल्जर बाजार की साइड पर है, एक कोरंगी की साइड है, और एक डिफेंस की साइड है. ओके, और ये सिर्फ आपके ट्रेनिंग सेंटर्स पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर भी? नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं. एक ह्यूस्टन टेक्सास में है. वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ एक कोलैबोरेशन में करता है.
ओके, तो आपका खुद भी जाना होता है बाहर ट्रेनिंग के लिए या कुछ इस तरह की चीज़ों? हाँ, बहुत सेल्डम होता है क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जितनी चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं के साथ आप एक कोप कर रहे होते हो, तो बहुत सेल्डम होता है वहाँ पे। मेरे फादर और मेरी मॉम जो हैं उनका विज़िट जो है वो फिर भी हो जाता है, तो वो लोग जाते हैं। मेरा फिर भी सेल्डम होता है बिकॉज एजुकेशन यहाँ पे चीज़ें, तो वो एक मिक्स चल रहा होता है। सही। तो यहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप सारे सेंटर्स में जाके ट्रेनिंग देती हैं या नहीं? मेरा ये होता है कि मेरे सेशंस जहाँ पे अलाइंड होते हैं फिर मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, तो वो एक डेज के हिसाब से जो है वो स्केड्यूल बना हुआ है। अच्छा, तो लाइक मतलब लेकिन आप जा रही होती हैं अपने सारे सेंटर्स में टाइम टू टाइम। तो क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स का, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेनिंग सेंटर, जो दूसरे सेंटर्स हैं उनका लेवल क्या है और उनमें कितनी बेहतरी की ज़रूरत है? आई फील कि अब काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बन गए हैं जो बहुत अप टू द मार्क हैं, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रोफेशनल्स आ गए हैं। बट ऐसे और भी बट बात हो जाती कि वो एक्सपेंसिव बहुत है लोगों के लिए, अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। फिर आई फील कि आपके पास ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जो अफोर्डेबल भी हों, जिनके अच्छी इक्विपमेंट भी हो, अच्छे ट्रेनर्स भी हों। तो वो हमारे यहाँ पे थोड़ा लैक करता है। और बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स अगर आप देख लें तो वो मतलब बहुत ही एवरेज ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्ली सीख नहीं सकते। वहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस थोड़ा बहुत खुद सीखा, तो उन्होंने जाके अपने घर में या कहीं पे भी जो है वो ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया, फिर वो बच्चों को करवा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो सिखवा भी रहे होते हैं। अफोर्डेबिलिटी का मसला क्यों आता है? क्या ये फीस इनकी हाई होती है? बिकॉज इक्विपमेंट, अगर आप मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादातर प्रैक्टिस पर्सन टू पर्सन हो रही है ना, तो वहाँ पे इक्विपमेंट तो कोई खास है नहीं। वो फिर उनका ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे अगर हमने एक अच्छा प्रोफेशनल डोजो बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने जो है मतलब प्रॉपर जो है वो मैट्स लगाए हुए हैं, और हमारे पास जो है वो प्रॉपर पंचिंग बैग्स हैं, फोकस पैड्स हैं, डिफरेंट फिर वो बीच में जो है उसकी अपनी जो है वो कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स भी जो हैं वो ले आते हैं। तो उस वजह से, और फिर जो प्रोफेशनल्स वहाँ पे होते हैं उसकी वजह से वो चार्ज ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हम बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं उनसे ऊपर हैं। तो अगर हमारे पास एक ये लेवरेज है तो हम उसको फिर क्यों ना इस्तेमाल करें ज़्यादा चार्ज करने के लिए। तो डू यू थिंक कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो इस वक्त भी पाकिस्तान में ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लोगों के लिए? मेरे हिसाब से जो हमारे पास अवाम है जो सीखना चाह रही है, मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो फिर एक ही नीश को केटर कर रहे हैं ना, और उस नीश में मेरे हिसाब से इस स्पोर्ट्स की तरफ जाने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर हम एलीट क्लास की बात करें तो ये स्पोर्ट्स जो है वो एलीट क्लास बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं जाती। आप इस स्पोर्ट में बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन लोग का इंटरेस्ट बहुत देखेंगे आप। इनको बहुत इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में। बट बात वहाँ पे ये हो जाती है कि अगर मैंने बहुत टैलेंट देखा है, बहुत स्किल देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों में, इवन इन मेन विमेन जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतना टैलेंट होता है, इतना स्किल होता है जो शायद हमारे पास भी ना हो। बट पॉइंट ये आ जाता है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं होता और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्डेबिलिटी का मसला है। सही। तो क्या गवर्नमेंट लेवल पे कोई आप लोगों को सपोर्ट मिल रही है किसी किस्म की, या डू यू थिंक अगर नहीं मिल रही तो मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पे तो एज सच कोई सपोर्ट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट इस स्पोर्ट्स को जो है वो इतना हाईलाइट नहीं करता और इतना आगे नहीं लेकर आता। हाँ कि मिलनी चाहिए, ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनको भी ये देखना चाहिए। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपके सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है जो आप टीवी पे देख रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके फिटनेस को भी रख रहा है, आपको सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी आपको एक दे रहा है। औरतों के लिए ये एक इतनी अच्छी चीज़ है जो मतलब उनके सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। कि अभी हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे कल विमेंस डे था तो हम लोग बहुत सारे कैंपेन्स देखेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कर लिया, विमेन एम्पावरमेंट के लिए वो कर लिया। बट जो फिर ऐसी मेन चीज़ें आती हैं ना जिसमें आप एक्चुअली औरतों को सपोर्ट करो, उसके अंदर फिर हम लोग लैक करते हैं। कि जैसे अगर हम लोग सेल्फ डिफेंस या कराटे सेंटर्स हैं जिसमें आप औरतों को जो है, गवर्नमेंट को ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जो या तो बहुत ही मिनिमल फ़ी हो उनकी, या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो लड़कियों के लिए, कि वो आए वहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखें, कराटे सीखें, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आए। तो ऐसे सेंटर्स होने चाहिए कि जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू ना हो, सबके लिए अवेलेबल हो, मतलब मासेस के लिए हो। और
क्योंकि आपका जो ये स्पोर्ट है इसके अंदर लोगों का अच्छा होता है कि लोग अपनी यंग एज के अंदर ही आ जाएं, जितना जल्दी आ जाएं उतना अच्छा है। तो आपको लगता है कि स्कूल्स के अंदर हमारे ये चीज़ बताई जा रही है? बिकॉज वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो अब वन स्पोर्ट नेशन हो गया ना, और उसके अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो ना हमारे स्कूल कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे कहीं पे ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहे। तो आपको लगता है कि ये प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर भी होनी चाहिए, या आपने कोई ऐसा एक इनिशिएटिव लिया हो जिसमें कि स्कूल में जाके लोगों को बताया हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस? हमारा हमेशा मेरा स्पेशली ये होता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, फिर IBA में, IOBM में, फास्ट में, फिर उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए उनमें जाके, और डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जाके मैंने सेशंस दिए हैं, सेल्फ डिफेंस सेशंस दिए हैं। और मतलब एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन हम लोग ने जो है वो मतलब की है, जिसके अंदर हम इतने एक वीक का सेशन अगर हम लोग करवा रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग बेसिक चीज़ें जो हैं वो बता रहे होते हैं कि एटलीस्ट आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेशली फॉर विमेन। तो मेरा हमेशा ये एक इनिशिएटिव होता है। और जैसे ऑफिसेज में भी हम देखते हैं कि काफ़ी हरासमेंट केसेस हो रहे होते हैं, तो मुझे कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो हैं वो भी मतलब बुलाते हैं ये सेशंस करवाने के लिए। अच्छा। तो उसमें भी वो फीमेल बेस्ड सेशन ज़्यादा होते हैं जो मैं ले रही होती हूँ। तो ये एक इनिशिएटिव मेरा हमेशा होता है कि अगर मैं जितनी अवेयरनेस दे सकूँ तो टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ होते हैं इन गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे? टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकली हो रहे होते हैं जो कि मतलब इस तरीके के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हो? हाँ, टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ पे होते हैं, लोकली भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं। टूर्नामेंट्स तो हमारे यहाँ हो रहे होते हैं। टैलेंट भी हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जैसे अगर हम लोग लोकली जो हमारी टीम्स होती हैं उसमें वापडा, आर्मी, पुलिस जो हैं, ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो है वो पिक कर रहे होते हैं और वो फिर अपनी टीम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे लोकल जो हैं वो मतलब टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। सही। माम, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इस स्पोर्ट का आपको पाकिस्तान में? लाइक नॉट ओनली रिलेटेड टू वुमेन बट एज स्पोर्ट एज अ जनरल, तो वो लोग, मर्दों में, ख़वातीन में, आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है स्पोर्ट? आई फील कि लोगों में अवेयरनेस शायद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मूवीज़, थ्रू डिफरेंट केसेस जो हम लोग देख रहे होते हैं। तो उस वजह से एक अवेयरनेस बढ़ रही है, एक इनकरेजमेंट और एक मोटिवेशन अब आ रहा है। बट अभी भी आई फील कि हम लैक करते हैं इस चीज़ में। तो इन फ्यूचर आई होप कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा यंगस्टर्स में, इन लोगों में बढ़े, एक मोटिवेशन आए, उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आए कि स्पोर्ट की तरफ वो आए। तो आई होप कि इन फ्यूचर के ये स्पोर्ट जो है वो एक लाइमलाइट में हो। सही। मार्शल आर्ट्स का स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक है? मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी जो हैं दे गो टुगेदर। ठीक है, अब जैसे मार्शल आर्ट्स जो है वो एक पूरा लाइफस्टाइल है। अगर आपने डिफरेंट, जैसे अगर आप चाइना में चले जाएंगे तो वहाँ पे शाओलिन और कंगफू जो है ये हमेशा जो है कभी भी आप इसको सिटी एरिया में प्रैक्टिस होता हुआ नहीं देखेंगे। इनके शाओलिन टेम्पल्स जो बने हुए हैं वो एक बिल्कुल ही मतलब जैसे फॉरेस्ट या जंगल एरिया में बना हुआ होता है, और वो वहाँ पे आपको एक पूरा डिसिप्लिन सिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे पीस होता है बहुत ज़्यादा। आप नेचर से कनेक्टेड होते हो, पीसफुल एरिया में होते हो, आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकते हो, मेडिटेशन होती है। तो इसमें आप वो पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप स्पोर्ट्स से जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो। जितने मूव्स वो आपको सिखा रहे होते हैं, जैसे काता आ जाते हैं, इमेजिनरी फाइट्स आ जाती हैं, उनके अंदर पे डिफरेंट एनिमल फॉर्म्स भी होते हैं कि उनके यहाँ ये एक प्रैक्टिस होती है जिसमें वो आपको एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है ना, जैसे स्नेक हो गया, उसकी कितनी स्पीड में जो है वो रिफ्लेक्सेस आते हैं या कितनी मूवमेंट होती है, वो कितनी स्पीड से, मतलब वो एक एजिलिटी कितनी होती है। फिर उसी तरीके से वो एक मंकी को जो है ऑब्जर्व करना दिखाते हैं कि मंकी की मूवमेंट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं और किस तरीके से मतलब उनकी एक अप्रोच होती है। तो डिफरेंट एनिमल से कनेक्ट करते हुए उनकी ऑब्जर्वेशन, नेचर से रिलेट करके, फिर वो मूव्स जो है ना आप उनको ऑब्जर्व करके वो मिमिक करते हैं इस चीज़ को अपनी स्टाइल में, और फिर वो मिमिक करने के बाद जो है उसको
सालों साल प्रैक्टिस करना एक अकेले मतलब सोलो उसमें कि आप उस मूव से और उस गेम से जो है वो इतना कनेक्ट हो जाओ कि वो आपकी पर्सनालिटी बन जाए। मतलब आप बीइंग अ ह्यूमन, अगर जैसे मैंने चूज़ किया है कि मैं मंकी स्टाइल में अपनी मूव्स को जो है या अपने कराटे फॉर्म को जो है वो रखना चाहती हूँ, तो मैं ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो खुद अकेलेपन में इतना प्रैक्टिस करूँगी कि मुझे अपना आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी वैसी लगने लगेगी। तो वो एक स्पिरिचुअलिटी उस फॉर्म में आ जाती है। और फिर उनकी मेडिटेशन इतनी हाई लेवल तक होती है कि ये हम यूजुअली मूवीज़ में देखते हैं और लोग इसको रियलिटी नहीं समझते, बट ये एक रियलिटी है कि मॉन्क्स जो वहाँ पे बिलोंग करते हैं वो एक तो वहाँ पे उनकी एक स्पेसिफिक डाइट होती है। वो मतलब हर चीज़ नहीं खाते, वो कुछ चंद चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। और वो हमेशा जो है वहाँ पे नेचर का जो एक स्प्रिंग वाटर आता है ना, वो पानी पीने के लिए इतना ट्रैक करते हैं, इतनी हायर माउंटेन्स, और उस पर वो पूरा ट्रैक करके जाते हैं। वो वहाँ से वो स्पेशल पानी लेकर आते हैं और वही पीते हैं सिर्फ। तो वैसे भी वो मॉन्क्स जो है अपने आप को तो दुनिया से वैसे भी अलग कर देते हैं। हाँ। और वो फिर उस चीज़ को जो है एक प्रॉपर उसमें वो उनके लिए जो है ना, ये एक मार्शल आर्ट जो है वो एक रिलीजन की तरह हो जाता है। तो वो उस चीज़ को उस फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। अब वो जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो अपने आप को इतना मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के फॉर्म में ले जाते हैं कि वो फ्लोट करते हैं। ये चीज़ एक्चुअली रियलिटी है। अच्छा जी, आप मतलब इतने एक स्पिरिचुअलिटी फॉर्म में चले जाते हो और इतना एक एक्सटेंसिव हो जाता है। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि वो ऊपर तक, ऐसा नहीं होता, बट आप टू एन एक्सटेंट जो है मतलब अराउंड एक फुट जितना या इतना जो है वो आप अपने आप को फ्लोट करवा सकते हो। बट बहुत ही एक एक्सटेंसिव लेवल पे जाने के बाद उसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही सालों साल होती है। और वो बहुत रेयर केसेस में होता है जो आप ये देखते हो कि जो बिल्कुल ही मतलब दुनियावी चीज़ों से वो मतलब बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुके होते हैं। बट इट्स रियलिटी। तो ये तो वैसे बड़ी अच्छी बात बताई, मेरी इन्फॉर्मेशन में भी आपने, मेरी नॉलेज में भी इजाफा किया है। तो महम, एनी फाइनल मैसेज जो आप देना चाह रही हैं, लाइक हमारी ख़वातीन को जो किसी भी वजह से लाइक इस स्पोर्ट्स को फॉलो करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही, उनके लिए क्या बात करें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स को इस स्पोर्ट की तरफ आना चाहिए, ये सोचते हुए नहीं कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट है। उनको अपनी वेल बीइंग के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस दें। उनको ये समझना चाहिए और ये उनके दिमाग में होना चाहिए कि आपकी मदद सिर्फ आप खुद कर सकते हो। और ये हमेशा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करो। हम ज़िंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। हमें इंडिपेंडेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये स्पोर्ट जो है आपको स्पेशली इंडिपेंडेंस की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा लेकर जाता है। और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना, खुद अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये हर औरत के अंदर होना चाहिए कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ उठाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करे। और आप जुल्म में जो है वो नहीं रहो, तो आपको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। सही। महम, थैंक यू सो मच और कि आपने आज हमें टाइम दिया और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया और सीखने को मिला। मतलब लाइक एक बड़ी उम्र का आदमी जब अपने से एज लेवल में नीचे किसी को बोले ना सीखने के लिए, तो वो वाकई आपके पास लाइक वो चीज़ें हैं जो कि जिनका लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है। स्पोर्ट के अंदर लोगों का आना, ख़वातीन का इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली उस चीज़ को जब तक बताया नहीं जाएगा, लोग कभी भी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच महम कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप ये आज की जो मेरी कन्वर्सेशन थी महम के साथ, ये आप लोगों को पसंद आई होगी और कई लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। बिकॉज इस तरीके के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे और बात नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि किस तरह लोगों को आगे आना है और किस तरह लोगों को इस स्पोर्ट को आगे लेके चलना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें आपने फॉलो कर दें। और until next time, this is the Aam Aadmi signing off. Take care of yourself. Allah Hafiz.